नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आईसीआई जीएसटी सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। इज देयर अ सप्लाई बिटवीन मेंबर ऑफ एन एओपी एंड द एओपी? यानी कि एओपी अपने ही मेंबर को अगर कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है तो क्या वो सप्लाई है या नहीं है? इस ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी है जो इनकम टैक्स में भी है। और मैं आपको हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्तों ने मिलकर एक जूस की दुकान खोली और उस जूस की दुकान में मैं पहली बार गया। मैं जो तीसरा दोस्त था उसको 10 रुपए देकर जूस पी लिया और मैं वापस आ गया और दूर से खड़ा हुआ के देख रहा था कि ये दोनों दोस्त क्या कर रहे हैं। तो कोई जब उनके दुकान में नहीं आया तो एक दोस्त के जिसके पास 10 रुपए थे उसने अपने दूसरे दोस्त को दिया 10 रुपया, बोला यार तुम ही जूस पिला दो, कोई आ तो नहीं रहा है। और फिर भी कोई नहीं आया। फिर जिसके पास 10 रुपए थे उसने फिर उसको 10 रुपए दिए, फिर जूस पिलाया। यानी कि वो एक दूसरे को जूस पिलाते रहे और जूस खत्म हो गया लेकिन पैसा 10 का 10 ही रहा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। और कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी में जब इसको बहुत सारे लोग मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं, उसमें एक क्लब बनाते हैं, बैंक्वेट हॉल बनाते हैं और अपने ही मेंबर को किराए पे देते हैं, जनरली जैसा होता है। क्या इज इट ए सप्लाई? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। दिस इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई पर से, और इसमें इनकम टैक्स भी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी बाहर वाले को अगर वो बैंक्वेट हॉल किराए पे देंगे तो इनकम भी होगी और सप्लाई भी होगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन बनाया गया, सर्विस टैक्स में भी बनाया गया, यहां भी बनाया गया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 क्लॉज ई में द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स। बाहर वालों को देंगे तो सप्लाई है ही है, लेकिन अपने आप को भी देंगे तो भी सप्लाई मान लिया गया। और एंट्री नंबर 7 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ जीएसटी एक्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कैंटीन चला रहे हैं। कैंटीन तो गलत एग्जांपल हो गया, पहले इसको एक बार पढ़ते हैं। बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू ए मेंबर देयरऑफ फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, तो कैंटीन नहीं, मान लीजिए एक राशन का स्टोर चला रहे हैं, सबने मिलके वो राशन का स्टोर खोला है और अपने ही मेंबर्स को वो बेचते हैं। जैसे आर्मी कैंटीन हो गया, वहां पर आर्मी कैंटीन में वो कैंटीन वाले अपने ही मेंबर्स को वो गुड्स सप्लाई करते हैं। दैट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। शेड्यूल 2 तो यही डिफाइन करता है ना कि वेदर इट इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसके बाद इन्होंने एक सर्कुलर में, मैं ये ढूंढता रहा कि मान लीजिए मैंने बैंक्वेट हॉल बनाया है और उस बैंक्वेट हॉल को अपने ही मेंबर्स को किराए पे दिया है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहीं तो लिखा हो। तो इन्होंने सर्कुलर में लिखा हुआ है, कहीं लॉ में कहीं लिखा हुआ नहीं है। Provides that supply of services by an unincorporated association or body of person to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration shall be treated as supply of services. On the basis of above, supply of goods or services between AOP and its members would be treated as supply and liable to GST. और सिमिलरली फर्म अपने ही पार्टनर्स को कोई सप्लाई करती है, शेयर ऑफ प्रॉफिट रेमुनेशन देती है, बोनस देती है, प्रॉफिट शेयर करती है, क्या वो सप्लाई है? तो ऑब्वियसली नॉट ए सप्लाई। आने वाले क्वेश्चंस में ये भी आएगा। तो एक बार देख ही लेते हैं वो वाला क्वेश्चन ना। क्वेश्चन 26, जहां पर पार्टनरशिप फर्म अपने ही पार्टनर्स को सैलरी देती है या प्रॉफिट शेयर करती है, तो क्या उसको सप्लाई मानेंगे? तो इसको करने से पहले अभी हमने क्वेश्चन 7 किया था, जहां पर एओपी और मेंबर्स आर सेम पर्सन, फर्म्स एंड पार्टनर्स आर सेम पर्सन। ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानते हैं। जैसे कंपनी और शेयर होल्डर को, देयर आर टू सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी एंड डायरेक्टर टू सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहाँ पर तो डिफरेंट पर्सन ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज हुआ तो ऑब्वियसली इट इज ए सप्लाई है। कंपनी और डायरेक्टर के बीच में हुआ कोई ट्रांजैक्शन तो ऑब्वियसली इट इज सप्लाई। और डायरेक्टर के केस में तो इसको रिवर्स चार्ज में डाला ही हुआ है। डायरेक्टर जो बोर्ड सेटिंग फीस लेता है तो इसको रिवर्स चार्ज में डाला ही हुआ है। लेकिन यहां पर एओपी और मेंबर्स के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको स्पेशली बिजनेस बनाया ही गया है। लेकिन फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसका क्या वो सप्लाई है? तो ऑब्वियसली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो मैं पढ़ देता हूं, बहुत ही अच्छा उन्होंने लॉजिकली लिखा है। और वो ये लिखा है, मैं अभी आपको दिखलाता हूं।
Entry number 6 of Schedule 3 of GST Act enumerates actionable claims as an activity which is neither supply of goods nor services. Further, subsection 1 of subsection 2 defines the term actionable claim, which refers to section 3 of the Transfer of Property Act 1882. Accordingly, as per section 3, actionable claims means a claim of any debt other than a debt secured by mortgage of immovable property or by hypothecation of pledge of movable property or to any beneficial interest in movable property not in the possession, either actual or constructive, of the claimant, which the civil courts recognize as affording grounds for relief, whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent. तो पार्टनर्स जो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके अगेंस्ट कोई मॉर्गेज इमोवल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज नहीं है, therefore it is an actionable claim. In the instant case, there is an obligation on the part of the partners of the firm to pay such amounts as per partnership deed signed by them. Therefore, each partner has a claim to the specified amounts in the profits earned by the firm. Each partner's claim is contingent on the happening of such event. Thus, it can be inferred that the profit earned by the partner is an actionable claim. Therefore, the share of profit being an appropriation of profits will not be liable to GST. Similar view has also been taken in FAQ. 79. Salary by partnership firm to partners as per Income Tax Act liable to GST? Answer: salary will not be liable to GST. Salary by partnership firm to partners as per Income Tax Act liable to GST. Partners are not the employees of the firm. Salary will not be liable of GST. Partner salary and share of profit do not constitute a supply as it is an appropriation of profits by partnership. इसको तो छोड़ देते हैं. जो logic है, that is, it is an actionable claim. Besides the above, in Union of India versus Sarda Mills, Apex Court has held that actionable claim would include a right to recover insurance money or a partner's right to sue for an account of dissolved partnership or the right to claim the benefit of a contract not coupled with any liability. So thank you so much. हमने क्वेश्चन 7 और 26 इसमें डिस्कस किया और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं. मैं इसको अपलोड करूंगा अपने वेबसाइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा. और हमारी जो क्लासेस है जीएसटी की और इनकम टैक्स की, उसको ज़रूर से एक्सप्लोर कीजिए क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड में है. और इस जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं FAQ से, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लग गया होगा. और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए. जो भी आपका टेलीग्राम चैनल, जो हमने अलग अलग लिंक बनाए हुए हैं, जो प्रैक्टिसिंग का है उनका अलग लिंक है, स्टूडेंट्स का अलग लिंक है, तो आप वो लिंक देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय.